तो लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंटरिया करंट अफेयर्स का बुक 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 16 से 30 जून 2024 तक का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024, स्रोत द हिंदू। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 संस्करण में भारत को 146 देशों में से 129वां स्थान दिया गया। मुख्य बिंदु: वर्ष 2024 में सभी 146 देशों के लिए वैश्विक जेंडर गैप स्कोर 68.5%, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% अंक का सुधार है। इस दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लगेंगे। आइसलैंड 93.5%, लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन का स्थान है। विश्व में 146 देशों के सूचकांक में सूडान अंतिम स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 3 स्थानों से गिरकर 145वें स्थान पर आ गया है। भारत का प्रदर्शन: भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे आकर 2023 में 127वें स्थान से वर्ष 2024 में 129वें स्थान पहुंच गया है। विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग: राजनीतिक सशक्तिकरण 65, आर्थिक भागीदारी और अवसर 142, शैक्षिक उपलब्धि 112, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा 142। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट: इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह 4 मुख्य आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। यह वर्ष 2006 में स्थापना के बाद के समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है। बाल पोषण रिपोर्ट 2024: हाल ही में यूनिसेफ ने बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट शीर्षक से बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। यूनिसेफ बाल खाद्य गरीबी को प्रारंभिक बचपन, जीवन के पहले 5 वर्षों में पौष्टिक और विविध आहार तक पहुंचने और उपभोग करने में बच्चों की असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है। मुख्य बिंदु: विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 4 बच्चों में से एक, लगभग 27% बच्चे 181 मिलियन गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन बच्चों में से 2/3 68% से अधिक बच्चे रहते हैं। भारत में 40% बच्चे गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। कारण: बढ़ती असमानताएं, संघर्ष और जलवायु संकट, साथ ही बढ़ती खाद्य कीमतें, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की अधिकता, हानिकारक खाद्य विपणन रणनीतियां और बच्चों का भोजन देखने की खराब प्रथाएं। प्रमुख सिफारिशें: बाल खाद्य गरीबी उन्मूलन को नीतिगत अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन को छोटे बच्चे के लिए सबसे सुलभ, किफायती और वांछनीय विकल्प बनाने के लिए खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना, CFP की गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा प्रणालियों को मजबूत करना। हाइड्रोजन परियोजना: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोजन परियोजना: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESM का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोजन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है।
यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोजन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में, हाइड्रोजन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। महत्व: 2030 तक डेटा की मांग में औसतन लगभग 500% की वृद्धि होने का अनुमान है। बढ़ती डेटा आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने में हाइड्रोजन सहायक साबित हो सकता है। ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकियों में पारंपरिक रेडियो आवृत्ति प्रणालियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को कम करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड की कमी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराना। ESA ने 2027 से 2029 के बीच हाइड्रोजन के चरणबद्ध प्रक्षेपण की योजना बनाई है। नागशास्त्र: भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन के रूप में इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL द्वारा डिजाइन किया गया नागशास्त्र फर्स्ट लोइटरिंग म्यूनिशन को एकीकृत किया है। मुख्य बिंदु: सटीक हमला। यह 2 मीटर के दायरे में GPS निर्देशित परिशुद्धता के साथ दुश्मन के ठिकानों को मार गिरा सकता है। स्वदेशी विकास: नागशास्त्र फर्स्ट को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा आत्मनिर्भरता: ये ड्रोन दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठियों के खिलाफ सेना की सटीक हमला करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं तथा इनका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करता है और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन रेंज: इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है, जबकि ऑटोनॉमस मोड में 30 किलोमीटर है। नोट: लोइटरिंग म्यूनिशन किसी लक्ष्य के क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा सकते हैं और हमला करने के लिए समय का इंतजार कर सकते हैं। नागपुर सोलर इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कंपनी को इस ड्रोन को विकसित किया है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2024 खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। मुख्य बिंदु: वैश्विक उत्पादन। विश्व मत्स्य पालन और जलीय उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जलीय जीवन 185.4 मिलियन टन, शैवाल 37.8 मिलियन टन, जलीय कृषि उत्पादन 130.9 मिलियन टन, मत्स्य पालन 92.3 मिलियन टन। क्षेत्रवार जलीय पशु उत्पादन: एशिया 70%, यूरोप 9%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 9%, अफ्रीका 7%, उत्तरी अमेरिका 3% और ओसेनिया 1%। जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक देश: चीन 36%, भारत 8%, इंडोनेशिया 7%। रोजगार: प्राथमिक उत्पादन में कार्यरत लोग 61.8 मिलियन। क्षेत्र के अनुसार श्रमिक मत्स्य पालन 54% और जलीय कृषि 36% और क्षेत्र निर्देशित नहीं 10%। भारत की स्थिति: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। भारत की स्थिति: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर तथा इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। भारत में वित्त वर्ष 2022 से 23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्यवर्धन GVA में लगभग 1.09% और कृषि GVM में 6.724% में अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है।
विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति सोफिया FAO की एक प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक मत्स्य स्टॉक की स्थिति और स्वास्थ्य के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रुझानों का विश्लेषण करती है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है और को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रयोज्यता UPSC SSC RRB IBPS और NTA द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। आवश्यकता क्यों 2016 से 2023 तक पेपर लीक से 1.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए। इस अवधि के दौरान 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके पूर्व केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। रूस उत्तर कोरिया समझौता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया प्योंगयांग यात्रा एक ऐतिहासिक समझौते के साथ संपन्न हुई। रूस और उत्तर कोरिया के बीच यदि दोनों में से कोई भी सशस्त्र आक्रमण का सामना करता है तो तत्काल सैन्य सहायता के लिए समझौता हुआ है। संधि की मुख्य विशेषताएं समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार यदि किसी एक पक्ष को किसी एक राज्य या कोई राज्यों द्वारा सशस्त्र आक्रमण के कारण युद्ध की स्थिति में डाला जाता है तो दूसरा पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 और DPRK उत्तर कोरिया और रूसी संघ के कानूनों के अनुसार बिना किसी देरी के अपने पास मौजूद सभी साधनों के साथ सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता 1961 की रूस उत्तर कोरिया मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि की याद दिलाता है। निहितार्थ क्षेत्रीय चिंताएं दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इस संधि को प्रत्यक्ष खतरा माना जा सकता है। दोनों देश लंबे समय से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य शक्ति को लेकर चिंतित हैं। शक्ति संतुलन इसके जवाब में दक्षिण कोरिया और जापान दोनों संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करेंगे। प्रोत्साहन यह समझौता अन्यत्र भी इसी तरह की साझेदारी को प्रोत्साहित कर सकता है खासकर ईरान के साथ। चीन की दुविधा यह संधि एशिया में पश्चिम विरोधी ताकत को मजबूत करती है। चीन उत्तर कोरिया के साथ रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग से सावधान रहेगा जो प्योंगयांग पर उसके लगभग अन्य भू राजनीतिक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक बिहार आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत को सूचकांक में शामिल 120 देशों में से 63वां स्थान मिला है। विगत वर्ष भारत 67वें स्थान पर था। मुख्य बिंदु रैंकिंग में यूरोपीय देश शीर्ष पर है, स्वीडन शीर्ष पर है, उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में भारत द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। जहां नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा है, जिससे भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार बन गया है।
भारत और चीन जैसे घनी आबादी वाले देशों सहित उभरते और विकासशील एशिया ने पिछले दशक में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्कोर में 8% सुधार दिखाया है। 8 देशों ने वर्ष 2022 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया, जिनमें भूटान, कोमोरोस, गेबॉन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू गिनी, पनामा और सूरीनाम शामिल है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए निर्माण के लिए दुनिया भर में चयनित देशों की प्रगति और तैयारियों को ट्रैक करता है। दुनिया में सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल पर सफल ट्रायल रन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली एमईएमयू ट्रेन के सफल ट्रायल रन के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रमुख बिंदु, यह चिनाब नदी में 359 मीटर लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई से लगभग 35 मीटर अधिक है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल की जीवन अवधि 120 वर्ष था। इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा की गति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होती है। चिनाब नदी का उपयोग बड़े पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना, सलाल एवं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, रतले और पाकलदुल जल विद्युत संयंत्र, किरू और किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना, किरूल और किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना। इसकी कुल लंबाई लगभग 974 किलोमीटर है। जम्मू के पास झेलम नदी से मिलने के बाद चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी सतलुज में मिल जाती है। सहायक नदियाँ मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला आदि। भारत और बांग्लादेश का संबंध। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण में अपनी रुचि का संकेत दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 से 22 जून 2024 को भारत की राजकीय यात्रा में आई हुई थी। प्रमुख घोषणाएं, बांग्लादेश नागरिकों को इलाज के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा, परिवहन सुविधा। भारत और भूटान सीमा पर गेंदे दर्शनों से चिलाहाटी हल्दीबाड़ी होते हुए हासीमारा तक डलगांव रेलहेड के माध्यम से मालगाड़ी सेवा। ऊर्जा सहयोग, कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर के बीच 765 केवी उच्च क्षमता वाले इंटरकनेक्शन ग्रिड कनेक्टिविटी। नदी जल बंटवारा, 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीकरणीय के लिए चर्चा शुरू करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन। आपसी सहमति से तय समय सीमा के भीतर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का काम किया जाएगा। राजशाही व कोलकाता के बीच नई ट्रेन, चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा। नेपाल में 45 मेगावाट बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश को प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेश भारतीय यूपीआई को अपनाएगा। भारत के सहयोग से बांग्लादेशी सेना को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। अमेरिकी सांसद भारत में दलाई लामा से मिलने चीन नाराज। हाल ही में कुछ प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के एक दल ने भारत के धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की है। चीन ने दलाई लामा को अलगाववादी बताते हुए अमेरिकी सांसदों ने उनसे न मिलने की अपील की है। मुख्य बिंदु, 7 अमेरिकी सांसदों के इस दल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पक्षों के सांसद हैं। दल की अध्यक्षता माइकल मैककॉल ने किया है। इस दल में हाउस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी थी। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया जिसमें बीजिंग ने तिब्बत की स्थिति और शासन पर विवाद की शांतिपूर्ण ढंग से हल
हल करने के लिए दलाई लामा अन्य तिब्बती नेताओं के साथ पुनः संपर्क स्थापित करने का आग्रह किया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित कर दिया, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह विधेयक बीजिंग के इस रुख को खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का हिस्सा रहा, आग्रह करता है कि वह तिब्बत के इतिहास, तिब्बती लोगों और दलाई लामा सहित तिब्बती संस्थाओं के बारे में गलत सूचना का प्रचार बंद करे। चीन की नाराजगी का कारण दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म गैलुग संप्रदाय के धर्म गुरु की उपाधि है। मौजूदा दलाई लामा को 14वां दलाई लामा माना जाता है। 1959 में वह चीनी शासन के खिलाफ की गई एक बगावत के असफल होने के बाद हिमालय के रास्ते अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए थे। भारत ने उन्हें और कई तिब्बतियों को शरण दिया। उनका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा ही मानती है। चीन का मानना है कि दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति है जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी 2024 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और एकीकृत करने के लिए 174 देशों की तत्परता का मूल्यांकन किया गया है। मुख्य विशेषताएं, मूल्यांकन मानदंड। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: डिजिटल अवसंरचना, मानव पूंजी, श्रम बाजार नीतियाँ, नवाचार और आर्थिक एकीकरण, विनियमन और नैतिकता। देश वर्गीकरण सूचकांक देशों को 3 समूहों में वर्गीकृत करता है: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं और निम्न आय वाले देश। LIC शीर्ष प्रदर्शनकर्ता सिंगापुर, डेनमार्क और USA। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ EM की श्रेणी में रखा गया है। कुल 174 देशों में भारत 72वें स्थान पर है, जबकि चीन 0.63, 31वें, श्रीलंका 0.43, 92 और बांग्लादेश 0.38, 113वें स्थान पर है। सरकार की पहल इंडिया AI मिशन। भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को कारगर बनाना के दृष्टिकोण को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च में 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी। इंडिया AI मिशन का उद्देश्य AI नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। दूरसंचार अधिनियम 2023। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 1210 से 30 धारा 1210 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 पर आधारित दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा और पुराने नियामक ढांचे का स्थान लेता है। इससे प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार दूरसंचार संबंधित गतिविधियों के लिए प्राधिकरण प्रदान करेगी और स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल से संबंधित निर्दिष्ट आधारों पर संदेशों को रोकने, उनकी निगरानी करने या ब्लॉक करने की शक्ति है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता आदि जैसे विभिन्न शब्दावलियों को परिभाषित करना, जिससे अनिश्चितवादी कम होगी तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और व्यापार करने में आसानी होगी। यह अधिनियम सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
के दायरे का विस्तार करता है, जिसमें वंचित, ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवाओं का समर्थन करता है। यह अधिनियम नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामक सैंडबॉक्स हेतु कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। यह अधिनियम उपयोगकर्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाता है। विशेषताएं: इसमें नियमों के उल्लंघन तथा अपराध के आधार पर 3 साल तक की जेल तथा 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 का जुर्माना, दोबारा यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना पर लगाने का प्रावधान है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC ने विश्व मादक पदार्थ दिवस पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो 10 वर्षों में 20% की वृद्धि हुई है। नशीली दवाओं का उत्पादन और तस्करी अस्थिरता और असमानता को बढ़ा रही है, जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। कैनबिस सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा बनी हुई है। 228 मिलियन उपयोगकर्ता, इसके बाद ओपियोइड 60 मिलियन उपयोगकर्ता, एम्फेटामिन 30 मिलियन उपयोगकर्ता, कोकीन 23 मिलियन उपयोगकर्ता और एक्सटेसी 20 मिलियन उपयोगकर्ता का स्थान है। दुनिया भर में अनुमानित 64 मिलियन लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हैं, लेकिन प्रत्येक 11 में से केवल एक व्यक्ति को ही उपचार मिल पाता है। महिलाएं विशेष रूप से वंचित हैं। नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हर 18 में से केवल एक महिला को ही उपचार मिल पाता है। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम। नार्को समन्वय केंद्र। वर्ष 2019 में केंद्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य और तालमेल के लिए 4 स्तरीय NCOID तंत्र को मजबूत किया गया था। संयुक्त समन्वय समिति JCC का गठन, NCB कैडर का पुनर्गठन, सिम्स ई-पोर्टल, जब्त नशीले पदार्थों का निपटान, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान। जग जागरूक अभियान। श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 3 वर्ष पूर्व इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। मुख्य बिंदु: जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई और पश्मीना और काली शॉल श्रीनगर के कुछ शिल्प हैं। महत्व: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। यह मान्यता वैश्विक मंच पर शहर की स्थिति को बढ़ाती है तथा शिल्प के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। कारीगरों को समर्थन। इससे श्रीनगर के स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ 60,000 से अधिक लोग शिल्प कलाओं में जुड़े हैं। आर्थिक लाभ: यह मान्यता पर्यटकों, निवेशकों और प्रामाणिक शिल्प में रुचि रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। मानदंड: शहरों को शिल्प कौशल, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर प्रतिष्ठा, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया जाता है। शिल्प की समृद्ध परंपरा और कुशल कारीगर, शिल्प प्रथाओं में नवीनतम और रचनात्मकता, सदियों पुरानी प्रथाओं का पालन। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास
सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु वैश्विक संदर्भ, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश FID 2% घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है। विकासशील देशों FDI प्रवाह 7% गिरकर $867 बिलियन रह गया। शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी गिरावट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और भारत में दर्ज की गई। भारतीय संदर्भ, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2022 के $49.3 अरब से घटकर 2023 में $28.1 अरब रहने की संभावना है। भारत 2023 में विश्व निवेश रैंकिंग में 7 पायदान नीचे खिसककर 15वें स्थान पर आ सकता है। RBI के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 62.14% घटकर $10.6 बिलियन रह गया, जो पिछले वर्ष $28 बिलियन था। विश्व निवेश रिपोर्ट यह विश्व भर में क्षेत्रीय और देश स्तर पर FDI के रुझानों और विकास इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरती उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कुल सदस्य 195 देश। डाकघर अधिनियम 2023। डाकघर अधिनियम 2023 का कार्यान्वयन 18 जून 2024 से प्रभावी होगा। इसके अधिनियम का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को रद्द करना और भारत में डाकघरों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना था। मुख्य विशेषताएं। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम व्यवसाय करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त कर देता है। अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। यह वस्तुओं के पता पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। डाक सेवाएं संविधान की संसूची के अंतर्गत आती है। विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन तंत्र केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्य केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज है। एशियाई किंग गिद्ध। एशियाई राज गिद्ध को लाल सिर वाले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये गिद्ध पूरे भारत में पाए जाते हैं। हालांकि एशियन किंग गिद्ध आवासों के नष्ट होने और घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनाक दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है। संरक्षण स्थिति। IUCN रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 संरक्षण केंद्र का लक्ष्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उनकी आबादी बढ़ाना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वैश्विक स्तर पर 173 शहरों का मूल्यांकन करते हुए अपना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रकाशित किया है। मुख्य बिंदु। 173 शहरों में समग्र लिवेबिलिटी स्कोर में मामूली सुधार हुआ है। औसत स्कोर 100 में से 76.1 तक बढ़ाया गया है, जो दुनिया भर में शहरी निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में मामूली वृद्धि दर्शाता है। लगातार 3 वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कोपेनहेगन डेनमार्क द्वितीय स्थान था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड तृतीय स्थान प्राप्त किया। भारतीय शहर। रिपोर्ट में 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 141वें स्थान पर है। सबसे कम रहने योग्य शहर मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में है।
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की आशा के साथ संपन्न हुआ। मुख्य बिंदु। शिखर सम्मेलन में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया और शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति का समर्थन किया। यह दस्तावेज रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक सहमति और सिफारिशों को रेखांकित करता है। इस घोषणा में भी युद्धबंदियों की रिहाई के साथ सभी निर्वासित एवं अवैध रूस से विस्थापित यूक्रेनी बच्चों एवं नागरिकों की पुनर्वापसी पर बल दिया गया। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूएई ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन ने इस सम्मेलन के आक्रमण को अस्वीकार कर दिया। भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया लेकिन अंतिम दस्तावेज का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। भारत का रुख इस विश्वास पर आधारित है कि किसी भी शांति प्रस्ताव को टिकाऊ होने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार होना चाहिए। अमेरिका ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई ने केन्या को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। मुख्य बिंदु। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है जो विदेशी भागीदारी को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान करता है। MNNA का दर्जा सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह नामित देश के लिए किसी भी सुरक्षा प्रतिबद्धता को शामिल नहीं करता है। नाटो 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा गठित एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका भूभाग हिंद महासागर के निचले तटीय मैदान में स्थित है। UN हैबिटेट का मुख्यालय केन्या के नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। वनागिन का पता लगाने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली। महाराष्ट्र के पेच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली शुरू की है। मुख्य विशेषताएं। इस प्रणाली में 15 किलोमीटर की दृश्य सीमा वाला उच्च रिजोल्यूशन कैमरा है जो बाघ रिजर्व के 350 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। 15 वाणिज्यिक उपग्रह सेवाओं को प्रणाली में एकीकृत किया गया है जो 3 मीटर के भीतर जंगल की आग की वास्तविक समय चेतावनी प्रदान करती है। पेच टाइगर रिजर्व। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका नाम पेच नदी के नाम पर रखा गया है जो रिजर्व से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऐसा माना जाता है कि रिजर्व के आसपास का क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कृति द जंगल बुक के लिए वास्तविक प्रेरणा है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की मांग। बिहार ने केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया है, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व की मात्रा में वृद्धि होगी। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल के अंत में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। विशेष श्रेणी का दर्जा 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1969 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन राज्यों की सहायता करना था जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वंचित है, ताकि वे अन्य अधिक विकसित भारतीय राज्यों के बराबर अपनी स्थिति सुधार सकें। पहाड़ी भूभाग और बड़ी जनजातीय आबादी जैसे मानदंड किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का हकदार बना सकते हैं। जिस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा वह केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त करने में सक्षम होगा तथा विभिन्न कर संबंधी रियायतों का भी आनंद ले सकेगा। उदाहरण स्वरूप, विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र ने 90% धनराशि प्राप्त करता है, जबकि अन्य राज्यों को केंद्र से केवल 60%, 80% धनराशि ही प्राप्त होती है।
विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य 6 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इस प्रकार 28 राज्यों में से 11 या 1/3 से ज़्यादा राज्यों के पहले ही विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो चुके हैं। बिहार विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मांग रहा है? बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवारों के कल्याण के लिए 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ राशि की आवश्यकता होगी। राज्य की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। प्रति व्यक्ति आय। बिहार की वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 जो देश में सबसे कम है और राज्य के कई मानव विकास संकेतकों में भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। विभाजन। राज्य के विभाजन के कारण उद्योगों का झारखंड में स्थानांतरित हो जाने से बिहार का राजस्व तथा रोजगार सृजन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं। सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता ने राज्य की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है। बुनियादी ढांचे का अभाव। 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा था। चुनौतियाँ। केंद्र सरकार का प्रतिरोध। केंद्र सरकार केंद्र पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण विशेष दर्जा देने में अनिच्छुक रही है। राज्यों में प्रतिस्पर्धा। केंद्र को यह डर है कि कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अन्य राज्य भी केंद्र से यही मांग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कर हस्तांतरण में वृद्धि। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को करों का हस्तांतरण कुल विभाज्य पूल के 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, जिससे विशेष दर्ज का औचित्य कम हो गया है। गठबंधन सरकार। 2014 के लोकसभा चुनावों तक भारत में 21 साल तक गठबंधन सरकारें रही थी। फिच वित्तीय एजेंसी के अनुसार गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए कमजोर जनादेश के कारण सुधार एजेंडे के ज़्यादा महत्वाकांक्षी हिस्सों पर कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गठबंधन सरकार। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दलों के बीच बातचीत और समझौता शामिल होता है। नीतिगत रियायतें और पारदर्शिता। गठबंधन सरकारों में प्रतिस्पर्धी विचार और नीतिगत समझौते शामिल होते हैं जो अक्सर सार्वजनिक सौदेबाजी के कारण पारदर्शी तरीके से होते हैं। उनके पास नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है जो उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती है। गठबंधन के भीतर बातचीत से आमूलचूल परिवर्तन तो कम होता है, लेकिन नीतिगत स्थिरता अधिक होती है, जिससे दीर्घकालिक निवेश में सुविधा होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और प्रगति विभिन्न गठबंधन और अल्पमत सरकारों के अधीन हुई है। गठबंधन सरकार से जुड़ी चुनौतियाँ। नीति वार्ता और अस्थिरता। गठबंधन सरकारों को बातचीत और समझौता करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कई वीटो बिंदु हो सकते हैं और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। अधिक पारदर्शी होने के बावजूद गठबंधन सरकारों को विविध दृष्टिकोण के कारण नीति निर्माण में अशांति का अनुभव हो सकता है। केंद्र राज्य संबंध। गठबंधन सरकारों नीति निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाती है, जो अधिक सूचित प्रक्रिया का प्रतिबिंबित करती है। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन को लेकर समस्याएं, विशेषकर जीएसटी और विशेष उपकरों के लागू होने के बाद आर्थिक दृष्टि और निर्णय निर्माण। गठबंधन सहयोगी आमतौर पर आर्थिक सुधारों का समर्थन करते हैं, लेकिन निर्णय लेने की गति और शैली में उत्पन्न हो सकते हैं। संघवाद और केंद्रीकरण। निर्णय लेने के बढ़ते केंद्रीकरण और सामाजिक कल्याण लाभों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण के कारण सरकारी संघवादों के वादों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार में तुलना। एक दल की सरकारों कई दलों के बीच लंबी बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के बिना तेजी से निर्णय ले सकती है, जैसे माल सेवा कर, जीएसटी। एक दलीय सरकारों
विपक्ष दलों, क्षेत्रीय हितों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकती है, जिससे नीतियों के लिए व्यापक समर्थन की कमी हो सकती है, जैसे 2020 में पेश किए गए कृषि कानून या विमुद्रीकरण। एक तरह सरकारों सत्ता केंद्रीकरण और संस्थागत तंत्र को कमजोर कर सकते हैं। G7 और भारत। हाल ही में 50वां G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। यह प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मंत्री की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु। वैश्विक दक्षिण। G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा, जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, वैश्विक दक्षिण पर शिखर सम्मेलन के फोकस के साथ संरेखित करता है। रूस यूक्रेन संघर्ष। मुख्य चर्चा वैश्विक संघर्षों, विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष पर केंद्रित थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। यूक्रेन को वित्तीय सहायता। G7 नेताओं ने यूक्रेन के लिए $50 बिलियन के ऋण पैकेज पर सहमति व्यक्त की, जिसमें रूस की जमी हुई केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों पर ब्याज को संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाएगा। इजराइल गाजा संघर्ष। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में इजराइल गाजा संघर्ष को संबोधित किया गया। इसमें तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता में वृद्धि तथा इजराइल और गाजा दोनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हेतु एक व्यापक शांति समझौता शामिल होगा। आर्थिक सर्वेक्षण। G7 व्यापार सुरक्षा गठबंधन निर्माण और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करके भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपुलिया खाद्य प्रणाली। G7 आपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI का शुभारंभ किया गया। यह पहल खाद्य सुरक्षा और पोषण में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के प्रयास को तेज करेगा। वैश्विक अवसंरचना निवेश हेतु साझेदारी PGII 2027 तक PGII के माध्यम से $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जुटाना। जलवायु परिवर्तन। G7 को अपनाने 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, जिसमें 40 से 42% लक्ष्य की तुलना में 19 से 33% कटौती का अनुमान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उन्नत AI प्रणालियाँ विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के बाद फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के वित्तीय मंत्री की एक अनौपचारिक बैठक में हुई। प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। सदस्य इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका कोई अस्थायी प्रशासनिक ढांचा नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थिति। राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय NU नालंदा के प्राचीन खंडहरों के स्थल के करीब स्थित है। कैंपस। नए परिसर में 2 शैक्षणिक भवन हैं, जिसमें 40 कक्षाएं हैं, जिनमें लगभग 1900 छात्र पढ़ते हैं। इसमें 2 सभागार भी है, जिनमें से प्रत्येक में 300 लोग बैठ सकते हैं। एक छात्रावास है, जिसमें 550 छात्र रह सकते हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 छात्रों के लिए एक एम्फी थिएटर, एक संकाय क्लब, एक खेल परिसर और कई अन्य सुविधाएं हैं। नेट जीरो हरित परिसर। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन परिसर है। यह सौर ऊर्जा, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्रों, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर है। अधिनियम एवं विकास। इसकी स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम NU की स्थापना के लिए द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन फिलीपींस 2007 और चतुर्थ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन थाईलैंड 2009 में लिए गए निर्णयों को लागू करने का आधार प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत के साथ साथ ही विश्व के 17 देश इसमें भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भूटान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया आदि। उद्देश्य। विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में ऐतिहासिक नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त शक्रादित्य ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में 427 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जो 12वीं शताब्दी की ईस्वी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वान को अपने परिसर में आकर्षित किया था। वहाँ चिकित्सा, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, धर्म, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इसे 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षण फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोज की गई। 1861 के सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 65% आरक्षण नियम को किया खारिज। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधित बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। मुख्य बिंदु एवं उच्च न्यायालय का प्रमुख फैसला। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 20 जून को बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के विरुद्ध और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के खंड का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा जिस जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था उसे पता चला था कि पिछड़े समुदायों को आरक्षण और योग्यता के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। कुल 20,49,370 सरकारी कर्मचारियों ने पिछड़े वर्गों को 14,04,374 लोग नियुक्त हैं। यह कुल कर्मचारियों को 68.52% है। आरक्षण 15% से बढ़ाने के लिए कई मुद्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं कराया। 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाना संविधान के समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। राज्य सरकार का तर्क। जाति सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि SST और ST सहित पिछड़े वर्गों को और अधिक आरक्षण की जरूरत है। इन वर्गों के उत्थान के लिए कदम उठाना सरकार का दायित्व है। पृष्ठभूमि। जून 2022 में जातीय सर्वे कराने की अधिसूचना की घोषणा की गई। 7 से 21 जनवरी 2023 के बीच जाति आधारित सर्वे का पहला चरण संपन्न हुआ। सर्वे का दूसरा चरण 16 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। 2 अक्टूबर 2023 को सर्वे की पहली रिपोर्ट जारी की गई। 9 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। 21 नवंबर 2023 से इसे लागू किया गया। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने नई आरक्षण व्यवस्था को रद्द किया। 50% सीलिंग की आलोचना। मनमानी सीलिंग। आलोचकों का तर्क है कि 50% आरक्षण की सीमा मनमानी है। विधायिका द्वारा इस सीमा को पार करने के प्रयासों के बावजूद न्यायालयों ने लगातार 50% की सीमा को बनाए रखा। सामाजिक न्याय। समाज के सबसे निचले पायदान पर दशकों से खड़े तबकों को बराबरी का हक दिलाने के संबंध में सरकार सकारात्मक निर्णय ले सकती है। मजबूत लोकतंत्र। गरीब एवं दलित वर्ग को जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं तथा वे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास आदि में पीछे हैं, इन्हें समान अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष। हाल ही में राष्ट्रपति ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 94 में प्रावधान है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद उसकी पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 94 का 1 में संविधान प्रावधान है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के
कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। यह स्थिति तब होगी जब नई लोकसभा की पहली बैठक शुरू होगी। राष्ट्रपति इस प्रावधान के तहत पूर्णकालिक अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम शब्द का अर्थ अस्थायी होता है। प्रोटेम शब्द संविधान या लोकसभा के नियमों में नहीं मिलता है, बल्कि यह एक पारंपरिक शब्द है जिसका उल्लेख संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली संबंधित पुस्तिका में मिलता है। परंपरा के अनुसार लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को सरकार द्वारा चुना जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अस्थायी अध्यक्ष अन्य सांसदों को पद की शपथ दिलाता है तथा पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधित प्रावधान है। अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। उपसभापति का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है। अध्यक्ष की भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का संचालन करता है। अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, जिस पर राज्यसभा की भूमिका सीमित है। दल बदल के कारण 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सांसदों के अयोग्यता पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। लोकसभा के नियमों के अनुसार अध्यक्ष को प्रस्तुत विधेयकों को अस्थायी समितियों को भेजने तथा गंभीर अवस्था के कारण सदस्यों को अधिकतम 5 दिन के लिए निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। चिताएं। समितियों को विधेयक भेजने की दर 2009 से 14 के दौरान 71% से घटकर 2019 से 24 के दौरान 60% हो गई है। 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों को बड़े पैमाने पर निलंबित किया गया था, किंतु गठबंधन सरकार की वापसी के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि अध्यक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को जांच के लिए अस्थायी समितियों को भेजेंगे। परंपराएं। विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने की परंपरा वर्ष 1991 में शुरू हुई। इसके बाद 16वीं लोकसभा तक यह क्रम चलता रहा। 17वीं लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था। ग्रेट निकोबार परियोजना। ग्रेट निकोबार परियोजना। नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास नामांकन 72,000 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण किया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक विद्युत संयंत्र और एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का क्रियान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ANIIDCO नामक एक सरकारी उपक्रम द्वारा किया जाएगा। परियोजना का महत्व। प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख घटक बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा। प्रस्तावित हवाई अड्डा समुद्री सेवाओं के विकास में सहायता करेगा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को उत्कृष्ट प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने तथा सतत पर्यटन गतिविधि में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा। आलोचना। इस विशाल परियोजना की पारिस्थितिकी लागत तथा जनजातीय अधिकारों के संभावित उल्लंघन के कारण भारी आलोचना की गई है। स्वदेशी जनजातियों पर प्रभाव। प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के उन्नयन से सोम्पेन जनजाति और उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पारिस्थितिकीय प्रभाव। इस परियोजना से लगभग 10 लाख पेड़ों के कटने से द्वीप के पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बंदरगाह विकास के कारण प्रभाव। भित्तियों के विनाश से स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ने का आशंका है। भूकंपीय भेद्यता। प्रस्तावित बंदरगाह एक भूकंपीय रूप से अस्थिर क्षेत्र में स्थित है, जिसने 2004 की सुनामी के दौरान लगभग 15 फीट की अस्थायी गिरावट का अनुभव किया था। जलीय जीवों के समक्ष संकट। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल गैलेथिया बे में विकसित किए जाने की उम्मीद है, जो विशाल कछुए के लिए दुनिया के सबसे बड़े शिकार स्थलों में से एक है। यह प्रजाति और निकोबार मेगापोड दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध है। ग्रेट निकोबार। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। पर्यावरण। पहाड़ी हरे भरे वर्षा वनों
से आच्छादित लगभग 3500 मिमी वार्षिक वर्षा। जैव विविधता, यहाँ अनेक लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें विशाल चमड़े वाला कछुआ, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैक मकाक आदि है। स्वदेशी समुदाय, सोम्पेन जनजाति लगभग 250 जनसंख्या। ये मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक है, जिन्हें पीवीटीजी के रूप से वर्गीकृत किया गया है। निकोबार समुदाय, 2 समूह ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबारी खेती और मछली पकड़ने का काम करते हैं।